हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्यूरी ताप परमाणुीय मॉडल के आधार पर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तथा फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को बताया था। आज हम लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए BH कर्व किस प्रकार खींचते हैं, इसके खींचने की विधि का वर्णन करेंगे तथा इस कर्व के प्रत्येक भाग का वर्णन करेंगे तथा इस ग्राफ में धारणशीलता, निग्राहिता, हिस्टैरिसीस तथा हिस्टैरिसीस लॉस से क्या समझते हैं तथा हिस्टैरिसीस लॉस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जिस लोह चुंबकीय पदार्थ का BH कर्व खींचते हैं उसे एक रिंग की फॉर्म में लेते हैं। ये एक रिंग की फॉर्म में ले लिया हमने इसे। फिर इसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली चढ़ाकर टायराइड का रूप दे देते हैं। इस पर हमने तार की कुंडली चढ़ा ली और इसे किसका रूप दे दिया? टायराइड का रूप दे दिया, जो प्राइमरी कॉइल का कार्य करता है। हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल का रिलेशन कम्यूटेटर या टू वे की से कर देते हैं। हमने इसका कनेक्शन यहाँ से कम्यूटेटर या टू वे की से कर दिया। इसका संबंध बैटरी, एमीटर, प्लग की तथा रियोस्टेट से कर देते हैं। इसका संबंध यहाँ से हमने जो बैटरी, एमीटर, प्लग की, फिर इसके बाद रियोस्टेट से कर देते हैं। रिंग के ऊपर फिर एक दूसरी कॉइल चढ़ाते हैं जिसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। दूसरी कॉइल चढ़ाई, उसे हमने यहाँ लिख दिया सेकेंडरी कॉइल। इसका संबंध फ्लक्स मीटर से होता है। जो यहाँ पर हमने इसका संबंध किससे कर दिया? यह है फ्लक्स मीटर से इसका संबंध कर दिया, जो मैग्नेटिक इंडक्शन B मेजर करता है। नेक्स्ट, माना प्राइमरी कॉइल में पास होने वाली करंट I एम्पियर है तथा रिंग की रेडियस R है। प्राइमरी कॉइल में नंबर्स ऑफ टर्न्स N है। जो हमने प्राइमरी कॉइल में जितने भी फेरे लिए हैं, फेरों की संख्या कैपिटल N है तथा इसके अंदर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड H है। तब फ्रॉम सर्कुलर एम्पियर सर्कुलर लॉ के द्वारा क्लोज्ड इंटीग्रल H म्यू इक्वल टू NI, वेयर H हमने यहाँ पर म्यू इक्वल टू 2πr लगाया, H इंटू 2πr इक्वल टू NI। H इक्वल टू NI अपॉन 2πr, यहाँ से 2πr इसके अपॉन में ले गए तो यहाँ पर H इक्वल टू NI अपॉन 2πr। फ्लक्स मीटर से मैग्नेटिक इंडक्शन B का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर B और H में ग्राफ खींचते हैं जो इस प्रकार आता है। यहाँ पर हमने ये एक्सिस ले ली, ये यहाँ पर ये हमने H और यहाँ पर B और H में आप ग्राफ खींचेंगे। यह हमारा ओरिजिन O बिंदु है। उपरोक्त कर्व को BH कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं और इस कर्व की व्याख्या इस प्रकार होती है। धारा की सहायता से H का मान O से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर O है, O से आगे बढ़ाते हैं, जिससे लोह चुंबकीय पदार्थ की रिंग में मैग्नेटिक इंडक्शन B का मान बढ़ता जाता है और जाकर मैक्सिमम हो जाता है। इसे सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर जब हमारा पॉइंट मैक्सिमम हो गया तो इसे क्या कहेंगे? सैचुरेशन वैल्यू कहेंगे। अब यदि H की वैल्यू कम करते जाएं तो H की वैल्यू 0 होने पर भी, जब यहाँ पर हमने कम करी तो यहाँ एक पॉइंट आएगा
जहाँ पर एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। एच की वैल्यू 0 होने पर भी बी की वैल्यू 0 नहीं होती है। यहाँ पर एच की वैल्यू 0 हो गई इस पॉइंट पर, लेकिन बी की वैल्यू 0 नहीं हुई, बल्कि कुछ ना कुछ रह जाता है। इसे ओ सी से शो किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट ओ सी से शो किया जाता है। इस भाग को धारणशीलता कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? धारणशीलता, जो अभी बताया था हमने। यदि एच की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएं तो एच की वैल्यू यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तब क्या होगा? बी की वैल्यू कम होने लगती है और पॉइंट डी पर ओ आ जाता है तथा ओ डी भाग को निग्राहिता कहते हैं। हमने यहाँ पर बी की जो यहाँ पर जो पॉइंट है सी, इसकी बी का मान जो है हमने कम करा एच के अपोजिट डायरेक्शन में। कम करते गए तो यहाँ पर एक समय ऐसा आया जहाँ पर बी की वैल्यू 0 हो गई और एच का कुछ ना कुछ मान आया। तो इस पॉइंट को ओ डी कहते हैं, जिसे निग्राहिता कहते हैं। अब यदि एच की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में और बढ़ाएं, एच की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में और बढ़ाएं तो बी की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में फिर से बढ़ने लगती है। बी की वैल्यू इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर से बढ़ने लगती है और पॉइंट बी पर मैक्सिमम हो जाती है, फिर जिसे सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं। जब यहाँ पर फिर मैक्सिमम हो गई तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सैचुरेशन वैल्यू। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम हुई थी बी की वैल्यू, तो इस पॉइंट को भी क्या कहा था हमने? सैचुरेशन वैल्यू। अब यदि एच की वैल्यू कम करते हैं तो पॉइंट एफ पर एच की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर हमने एच की वैल्यू कम करी अपोजिट डायरेक्शन से, तो एक समय आया यहाँ पर एच की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो जाती है, लेकिन रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन चुंबकत्व रह जाता है, जिसे ओ एफ से शो किया जाता है। यहाँ पर हमने इसे ओ एफ से शो किया जाता है। यदि एच वैल्यू सीधे डायरेक्शन में फिर से बढ़ाएं तो रिंग का चुंबकत्व कम होने लगता है और पॉइंट जी पर जाकर 0 हो जाता है। यहाँ पर हमने एच की वैल्यू बढ़ाई तब यहाँ पर पॉइंट जी पर आए। जी पॉइंट पर जो बी की वैल्यू होगी वह क्या होगी? 0 हो जाएगी और एच की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अब यदि एच की वैल्यू फिर बढ़ाएं तो रिंग के अंदर बी की वैल्यू बढ़ने लगती है और पॉइंट बी पर मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर हमने जी से और बढ़ाने पर जब बी की वैल्यू पॉइंट बी पर आ जाती है और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। इस प्रकार बी सी डी ई एफ जी बी की हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। इस कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं या बी एच कर्व कहते हैं। इस कर्व में ऊर्जा की हानि होती है जिसे हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इस लॉस की वैल्यू बी एच कर्व के अंदर घिरे एरिया के बराबर होती है। नेक्स्ट, हिस्टेरेसिस लॉस की गणना कीजिए। माना किसी लोह चुंबकीय पदार्थ का आयतन B तथा इसके अंदर डोमेन की संख्या n है। प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण m है, तब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? m cos थीटा होगा। सभी डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? m cos थीटा तो था, इसमें क्या आ गया? n, डोमेन की संख्या भी जुड़ गई, m n cos थीटा होगा तथा एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण
एम एन कॉस थीटा अपॉन बी। बी क्या था? पदार्थ का आयतन होगा। माना एम एन अपॉन बी इक्वल टू कैपिटल एम, वेयर एम इक्वल टू सभी डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण। एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण एम कॉस थीटा होगा। परिभाषा से यह चुंबकन तीव्रता I के इक्वल होगा। I इक्वल टू एम कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन 1। इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे थीटा के सापेक्ष, डी आई अपॉन डी थीटा इक्वल टू एम, एम ऐसे ही आ जाएगा। कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल? माइनस साइन थीटा। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी आई इक्वल टू माइनस एम साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2, पदार्थ पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण टो इक्वल टू म्यू नॉट एम एच साइन थीटा। अब इसको डी थीटा एंगल में घुमाने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एम एच साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एच डी आई। वहाँ पर क्या था? डी आई इक्वल टू था माइनस एम साइन थीटा डी थीटा, उसके बदले हमने क्या लिख दिया? माइनस म्यू नॉट एच डी आई। हिस्टेरिस कर्व के एक पूरे वक्र में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट एच डी आई, म्यू नॉट क्लोज इंटीग्रल एच डी आई। इक्वेशन नंबर 3, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल एच डी आई इक्वल टू आई एच कर्व का एरिया, W इक्वल टू म्यू नॉट आई एच कर्व का क्षेत्रफल। यह कार्य ही ऊर्जा हानि के इक्वल होगा, अर्थात पूरे चक्र में ऊर्जा हानि W इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में आई एच कर्व का क्षेत्रफल। इक्वेशन नंबर 4, बी एच आई में रिलेशन क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने बताया था, B इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू H। इसकी इक्वेशन की डिफरेंशियल करा, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट डी एच प्लस डी आई, म्यू नॉट डी आई इक्वल टू डी वी माइनस म्यू नॉट डी एच। यहाँ पर डी वी म्यू नॉट डी एच इधर माइनस में ले गए और डी आई इक्वल टू डी आई इक्वल टू डी वी अपॉन म्यू नॉट माइनस डी एच। यहाँ से म्यू नॉट अपॉन में ले गए, डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। डी आई का मान इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर इक्वेशन नंबर 3 ये गई, W इक्वल टू म्यू नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल एच डी वी अपॉन म्यू नॉट माइनस डी एच, W इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल एच डी वी माइनस क्लोज्ड इंटीग्रल म्यू नॉट एच डी एच। इक्वेशन नंबर 5, इसलिए क्लोज इंटीग्रल एच डी एच इक्वल टू 0। यह एक रेखा होगी जिसका क्षेत्रफल 0 होगा, अतः इक्वेशन नंबर 5 से क्या लिखेंगे? W इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एच डी वी, W इक्वल टू बी एच कर्व का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया? बी एच कर्व का क्षेत्रफल, जो कि ऊर्जा हानि के बराबर होगा। इस प्रकार पूरे एक वक्र में ऊर्जा हानि आई एच कर्व के क्षेत्रफल के म्यू नॉट गुना होगी और बी एच कर्व के क्षेत्रफल के इक्वल होता है। यह ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में क्षय होती है।